देश की पहली वाटर मेट्रो का आज लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। मेट्रो शहर की बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में होगी अहम साबित। सरकारी कंपनियों में पीएम केयर्स को 2913 करोड़ मिले। इनमें 57 कंपनियों में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी। दो दिन के कर्नाटक दौरे पर प्रियंका गांधी मैसूर में रोड शो करेंगी और चामराजनगर में महिला सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरने का तीसरा दिन। विनेश बोली 1000 ज्यादा लड़कियां का हुआ शोषण, 12 साल से अत्याचार देख रहे। डिब्रूगढ़ जाएगी पंजाब पुलिस, अमृतपाल से करेगी पूछताछ। केंद्र को भेजे मददगारों के नाम। और शाइस्ता परवीन पर इनाम बढ़ाने की तैयारी। तलाश में कई जगह दबिश। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक खोजबीन जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे आज योगी आदित्यनाथ के दौरे की। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। रायबरेली उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:10 पर जीआईसी मैदान रायबरेली पहुंचेंगे सीएम। 1:15 से 2 बजे तक जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी का रायबरेली और उन्नाव का दौरा। 1:10 जीआईसी मैदान पहुंचेंगे और 1:15 से 2 बजे तक जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का रायबरेली और उन्नाव का दौरा। तकरीबन 45 मिनट तक जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। रायबरेली और उन्नाव के दौरे पर पैंतालीस मिनट तक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी उन्नाव से जुड़े हैं। अरुण, सीएम योगी का आज दौरा है, क्या तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल प्रभु जी, बताना चाहेंगे कि कल से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन बड़ा अलर्ट मोड पर है। और अगर बात करें तो सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 2:35 पर हेलीपैड जो बनाया गया है कार्यक्रम स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर डीपीएस मैदान में जो हेलीपैड बनाया गया है वहां सीएम उतरेंगे और वहां से 10 मिनट में कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे लगभग 2:45 पर। और 45 मिनट कार्यक्रम स्थल पर रहने वाले हैं और यहाँ के बाद वो सीधे लखनऊ के लिए चले जाएंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीएम सुरक्षा में 5 लेयर की सुरक्षा तैयार की गई है और लगभग 24 घंटे पहले से ही सुरक्षा को लेकर के प्रशासन चाक तैयारी में है, अलर्ट मोड पर है। और एडीजी जो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ आ चुके थे, कल पूरे दिन लगभग वो यहीं पर रहे, सीएम सुरक्षा को लेकर तैयारियां देखते रहे। और सबसे बड़ी बात जो ये है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब एक पुलिस के गले में परिचय पत्र लगा होगा और पहचान के लिए अगर कोई पुलिसकर्मी परिचय पत्र डालकर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद नहीं मिलता तो उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी निगरानी की जाएगी। वहीं पर अगर बात करें तो पूरा 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई। और सीएम आज उन्नाव पहुंचेंगे क्योंकि उन्नाव में 3 नगर पालिकाएं और 16 नगर पंचायतें हैं जहां के चेयरमैन जो भाजपा से चेयरमैन के प्रत्याशी उनके लिए यहाँ जनसभा करेंगे और उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। जी प्रभु जी। इसी खबर पर रायबरेली से हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी भी जुड़ चुके हैं।
मनीष, आज दौरा है सीएम का, क्या तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से नगर निकाय का चुनाव जो है लगातार चरम पर है, अगर उसी तरह बात करें तो नगर निकाय चुनाव को लेकर आज सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंचेंगे और इनका कार्यक्रम 1:15 पर रायबरेली जीआईसी ग्राउंड में होगा। उनका हेलीपैड जस्ट जीआईसी ग्राउंड के ठीक सामने बनाया गया है और आज मैं वही जीआईसी ग्राउंड में खड़ा हूं। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, फुल तैयारियां हो चुकी है, बाकायदा स्टेज बनाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद कर दी गई है और जिस तरह से यहाँ पर तरुण गाबा जो एडीजी जो है लखनऊ, उनका भी उन्होंने भी यहाँ का निरीक्षण किया था कल। और बात करें तो जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगातार की जा रही है और लगातार बन भी रही है, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर जो लेयर बनाई गई है, जो बैरिकेटिंग की गई है, वो 3 लेयर में बैरिकेटिंग की गई है कि ताकि जो लोग यहाँ पे पहुंचे, जिस तरह से लोग पहुंचे तो उनको एक एक करके उनकी पूरी तरीके से एक आदमी को चिन्हित करके यहाँ पर भेजा जाए। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे पूरी तैयारियां हैं, पूरा स्टेज बना दिया गया है, पूरी कुर्सियां लगा दी गई हैं और बात करें तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का 1:15 पर जैसी के ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया, वहां पर लैंड, उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जिसके बाद वो बाई कार से इस जीएससी ग्राउंड में पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर बात करें तो नगर पालिका की यहाँ पे शालिनी कनौजिया है और उनके लिए एक वोट की अपील भी करेंगे और उनकी जिताने के लिए यहाँ जो जनता आएगी, जो लोग आएंगे, उनसे बात भी करेंगे। तो लगभग उनकी जनसभा यहाँ पर 40 से 45 मिनट की होगी। इस तरह से यहाँ पर एक जनसभा योगी आदित्यनाथ की जा रही है। जी अरुण, जिस तरह से बीते दिन जो है सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसको लेकर भी प्रशासन काफी अलर्ट होगा। बिल्कुल, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जो सभा स्थल के आसपास के मकान है वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। प्रशासन और पुलिस ने मिल करके जितने भी रास्ते के जो अगल बगल के वाहन है उनको कड़ी निगरानी में रखा गया। उनके यहाँ कौन आने जाने वाला, इसकी पूरी जानकारी प्रशासन रख रहा है। अगर बात करें तो चूंकि 19 से 16 नगर पंचायतें और 3 नगर पालिकाओं के लिए जनसभा हो रही है तो भारी भीड़ पहुंचने का भी अनुमान है, इसलिए प्रशासन जो है बड़ा अलर्ट मोड पर है। और चूंकि जो बड़े वाहन आएंगे उनको सभा स्थल से लगभग 2 किलोमीटर पहले काशीराम मोड़ पे ही रोक देने की योजना है और छोटे वाहनों को भी लगभग 1 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा। इसलिए सभा स्थल तक कोई भी चौपहिया वाहन नहीं पहुंच पाएगा और आधे घंटे पहले से ही कड़ी व्यवस्था और कड़ी निगरानी प्रशासन करने वाला है। अगर बात करें तो जो सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रशासन ने 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की, जिसमें हर लेयर में प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी रहेंगे और उसके बाद पुलिस के जवान रहेंगे। पुलिस जवानों को आई कार्ड बांटे गए हैं। पहली बार क्योंकि दूसरे जनपदों से भी पुलिस के जवान आए हैं, इसलिए उनको आई कार्ड दिए गए और आई कार्ड के बिना अगर कोई पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी स्थल पर मिलता है तो उस पर कार्रवाई की बात प्रशासन कर रहा है। हम जहां पे इस समय है वो सभा स्थल बनाया गया, ठीक पीछे मंच है हमारे और चूंकि बड़ा ग्राउंड है इसलिए बड़ी भीड़ आने की अनुमान को देखते हुए प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर चप्पे चप्पे पे नजर रख रहा है और सुबह से ही प्रशासन के जो खुफिया टीम है वो पूरे सादी वर्दी में पूरे मामले को देख रही है। जी अरुण, जिस तरह से प्रयागराज में अतीक अहमद कांड हुआ, उसमें जो मीडिया कर्मी बनकर जो शूटर्स थे वो आए थे, तो अब सुरक्षा को देखते हुए क्या योगी आदित्यनाथ प्रेस से वार्ता करेंगे, प्रेस वालों से, और मीडिया कर्मियों को जो उनके कार्ड वगैरह उनके सत्यापन के लिए, उनकी एंट्री के लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, इसके लिए कल जिला प्रशासन ने मीडिया के जो सीनियर मीडिया पर्सन है उनके साथ एक बैठक की, तो बैठक में तय हुआ था कि बहुत पास निर्गत नहीं किए जाएंगे। जो सीनियर्स या जो मान्यता प्राप्त है उनको कार्ड निर्गत किए जाएंगे और कार्ड निर्गत हो भी गए हैं। साथ में प्रशासन के द्वारा इस बार पहली बार आधार कार्ड लिए गए हैं और आधार कार्ड के साथ ही उनको प्रेस कार्ड जारी किया गया। इसलिए अगर बात करें तो मीडिया गैलरी बनाई गई इस बार बहुत छोटी मीडिया गैलरी है और बहुत ही जांच के बाद में ही मीडिया पर्सन भी इस बार अंदर आने वाले हैं। और अगर बात करें तो आम पब्लिक के लिए भी इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। जो 3 गेट बनाए गए हैं अंदर आने के लिए, उसमें हर गेट पर विशेष जांच होगी और उसके बाद आम पब्लिक को भी अंदर आने दिया जाएगा। हाँ, पहली बार ये देखने को मिल रहा है जो प्रयागराज कांड हुआ है उसके बाद से प्रशासन ज्यादा अलर्ट दिख रहा है और जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, कल बीती देर रात तक यहाँ डेरा जमाए रहे। पुलिस के साथ उन्होंने बैठक की, पुलिस के अधिकारी
अधिकारियों के साथ बैठक की और छोटे छोटे मामलों पर उन्होंने उसको समझा, कहा किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। उसके साथ ही प्रशासन के अधिकारी, जिलाधिकारी के साथ में भी जो एडीजी आए थे, उन्होंने बैठक की और उससे समझा किस तरीके से लोगों को, कौन कौन से लोग मंच पे रहने वाले हैं, कौन से लोग कहाँ पे बैठेंगे और किस तरीके से लोगों को एंट्री दी जाएगी और साथ ही सुरक्षा के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस तरीके की पूरी जानकारी लेने के बाद में अगर बात करें तो प्रशासन और पुलिस की निगरानी में जो पास की पड़ोस की जो सभा स्थल है, उसके पड़ोस की सारी इमारतें हैं, उनकी निगरानी में रहने वाली हैं और ड्रोन कैमरे से पूरी कार्यक्रम की सुरक्षा होगी। इस तरीके से अगर बात करें तो उन्नाव की जो नगर पालिका और नगर पंचायत की जो प्रत्याशी, इनके समर्थन में सभा हो रही है और नगर निकाय चुनाव में जो भाजपा के प्रत्याशी है उनको चुनावी वैतरणी पार करने के लिए ये सभा मानी जा रही है। और जो चुनावी अभियान है, जो भाजपा की तरफ से चुनावी अभियान चल रहा था, उसको आज कहीं ना कहीं धार मिलने वाली है। सीएम के आने के बाद में उनके पक्ष में माहौल तैयार होने वाला है, इसलिए जो प्रत्याशी है वो भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से अगर बात करें तो मोहान नगर पंचायत है और न्योतरी नगर पंचायत है, काफी नगर पंचायत है, नगर पंचायत है, बांगरमऊ नगर पालिका, वहां से भारी भीड़ आने का अनुमान है, इसलिए बड़ा मंच बनाया गया और मंच में हर व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसलिए आज का कार्यक्रम जो है वो भाजपा के प्रत्याशियों के लिए चुनावी जो उनकी वैतरणी हो पार करने का काम करने वाला है और उनको संजीवनी देने वाला होगा। जी अरुण, मनीष आपके पास आएंगे वापस। रायबरेली में कितनी नगर पालिका और पंचायतों में चुनाव हो रहा है? बिल्कुल बात करें प्रभु तो ये रायबरेली में अगर बात करें तो 1 नगर पालिका है और 9 नगर पंचायतें हैं, जिनमें से लगभग 10 एक नगर पालिका और 9 नगर पंचायतें, यानी कि 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी ने खड़े किए हैं। वो सारे कैंडिडेट, जो सारे प्रत्याशी हैं, वो आज योगी आदित्यनाथ की सभा में मौजूद रहेंगे। अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह की सभा की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के चेयरमैन, जो न्यू चेयरमैन है, अगर बात करें तो जो प्रत्याशी है भाजपा की, शालिनी कनौजिया के लिए भी वोट की बात करेंगे और सारे जो नगर पंचायतें हैं उन प्रत्याशियों के लिए भी वोट देने की अपील भी आज योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, हर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और ये लगातार यहाँ पर जो डीएम है माला श्रीवास्तव, वो भी लगातार यहाँ का निरीक्षण कल से भी लगातार कर रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से नगर पंचायतों का चुनाव है तो कहीं ना कहीं ये जरूर लोगों से चर्चा का विषय सामने आ रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ नगर निकाय के चुनाव में एक जनसभा कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो हिस्सा है वो धराशायी है, वो थोड़ा डूबता जरूर नजर आ रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ आज नगर पालिका के चुनाव के लिए अपील करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं हैं जो क्षेत्र में एक मानक के रूप में मानी जा रही है। तो लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस जो है और बीजेपी दोनों आमने सामने इस समय फुटबैक पर है और दोनों में ही देखने को मिल सकता है कि आखिर ये गेंद किसके पाले। मनीष, अभी दूसरी पार्टियों बात करेंगे, लेकिन पहले जरा एक ब्रेक के रुकते हैं, उसके बाद बात करेंगे पार्टियों की। योगी आदित्यनाथ का आज 2 जिलों का दौरा है, उसके बाद लखनऊ गएंगे और यहां पर वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके दौरों की। उन्नाव और रायबरेली में आज दौरा है। 1:15 बजे डीआईसी मैदान रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे, 2:10 पहुंच जाएंगे, 2:45 से 3 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ। और हमारे संवाददाता रायबरेली से मनीष अवस्थी और विशेष संवाददाता उन्नाव से अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं। अरुण, रुक करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कल सहारनपुर से इन्होंने निकाय चुनाव का आगाज किया और आज 3 जिलों का उनका दौरा है, तो ये जो निकाय चुनाव जो कल उन्होंने कहा था कि 3 इंजन की सरकार, तो उसको देख कर क्या लगता है, ये निकाय चुनाव पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है? अनम्यूट करिए अरुण, अपना मोबाइल अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है अरुण? आवाज आ रही है? आजा, संपर्क नहीं हो पा रहा है।
अरुण अवस्थी से। तो रुक करते हैं मनीष अवस्थी, रायबरेली समय संवाददाता। मनीष, जिस तरह से देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ खुद निकाय चुनाव की कमान संभालने उतरे हैं, तो क्या लगता है ऐसे में माहौल क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ये सीटें बीजेपी को मिलेंगी? मनीष, बात करें तो जिस तरह से रायबरेली अगर माना जाए तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, और कांग्रेस की यहाँ से सांसद भी अभी तक सोनिया गांधी ही है। अगर बात करें तो पिछली बार भी यहाँ पर जो है कांग्रेस के कई विधायक हुए थे, लेकिन अब की बार सपा और भाजपा की जोरदार टक्कर में कांग्रेस नहीं मिली। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार टक्कर है, जिसको टक्कर देने के लिए आज योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंच रहे हैं और भरपूर सहयोग करने की सालनी कनौजिया के लिए वो वोट की अपील करेंगे और उन्हें जिताने की भी अपील करेंगे। तो ऐसे में तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कमान संभाली है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त जरूर सामने नजर आ आएगी। मनीष, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आने वाला है? जी बिल्कुल, बात करें तो अभी तक कांग्रेस के कोई भी बड़ा नेता या कोई भी ऐसा क्या कहते हैं विधायक हो या सांसद, कोई भी यहाँ नजदीक आने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनका कोई ऐसा प्रोटोकॉल अभी पाया गया। लेकिन जिस तरह से सालनी कनौजिया जो भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, उनके पक्ष में यहाँ पर बात करें तो 2 से 3 जो है राज्य मंत्री, दिनेश प्रताप सिंह है, वो चाहे पंकज तिवारी, सभी राज्य मंत्रियों ने यहाँ पर चहलकदमी कर दी है। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ की सदर विधायिका अदिति सिंह भी लगातार फोकस भी करती नजर आ रही है कि सालनी कनौजिया को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बिल्कुल प्रबुद्ध जी, अरुण आपके पास आएंगे। जिस तरह से माहौल इस समय है उन्नाव में, जो आपने बताया 3 नगर पालिकाएं, 16 नगर पंचायतें हैं, तो उनमें योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा इस दौरे से? अरुण से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता उन्नाव से अरुण अवस्थी और हमारे रायबरेली संवाददाता मनीष अवस्थी, जो बता रहे थे योगी आदित्यनाथ की तैयारियों पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा है, जिनमें रायबरेली और उन्नाव शामिल हैं। इसके बाद लखनऊ में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज से इस समय खबर आ रही है, प्रयागराज से गुड्डू मुस्लिम पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुड्डू मुस्लिम को छत्तीसगढ़ भाग जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली है। ओडिशा के बारगढ़ में एक शख्स से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद गिरोह का प्रमुख सदस्य। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रहा है गुड्डू मुस्लिम। पुलिस लगातार एसटीएफ छापेमारी कर रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य लगातार गुड्डू मुस्लिम छिपता छिपाता घूम रहा है और अब उसकी छत्तीसगढ़ में लोकेशन मिली है। एसटीएफ स्थानीय पुलिस से संपर्क साध रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन छत्तीसगढ़ मिली है। मेरी आवाज पहुंच रही थी आपकी? हाँ, वो बताएं राहुल। जी क्वेश्चन फिर। ये गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन छत्तीसगढ़ बताई जा रही है ओडिशा के बाद। जी आपसे बता दें आपसे बता दें कि जहाँ पे एसटीएफ और क्राइम ब्रांच जो लगी हुई है गुड्डू मुस्लिम और आहिस्ता को ढूंढने में, और वहीं पर आपसे बताओ छत्तीसगढ़ का लोकेशन अभी कहीं ना कहीं एसटीएफ को जो छत्तीसगढ़ का लोकेशन बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में उसका मौजूदी मालूम चला, लोकेशन जो है वहां मालूम चल रहा है। और उसके बाद आपसे बता दें कि ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयां है प्रशासन की वो दिखाई दे रही है। आए दिन
अभी कल से जो है जो एसआईटी की टीम है वो भी गठित है। कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम का ही मेन चेहरा माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम का कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम इससे पहले कई कई गुंडों के साथ, कई माफियाओं के साथ उसका तालमेल था, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला का है और चाहे चांद बाबा का है, वो सबके साथ काम किया है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये सोच रहा है कि माफिया ब्रदर, मतलब जैसे अतीक और अशरफ की माफिया गर्दी चलती थी, माफिया गुंडागर्दी चलती थी, तो सोच रहा है कि मैं भी ऐसे बन जाऊं, क्योंकि जब सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन? सिर्फ गुड्डू मुस्लिम बचेगा। गुड्डू मुस्लिम की जो जांच है वो तेजी से लग रही है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि इसका मेन मास्टरमाइंड कौन है, कहां से उन तीनों के बाद जो शूटर जो गोली मारे हैं अतीक और अशरफ, जो अब एक काले साम्राज्य से बनाए हुए एक राजा की तरह जिंदगी काटते थे, चार जिंदगी काटते थे। अब अगर गोली मारा जाता है तो इतना करेला कहां से आया, किसके बल पे मारे, उनके पिस्टल कहां से आई, और उसके बाद कौन से गैंग से इनका ताल्लुकात था। तो आपसे बता दें कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो आए दिन छावनी बनाई रखी है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता का जब तक लोकेशन नहीं मिलेगा तब तक प्रशासन को एक तरफ चुनौती है, क्योंकि आज आपसे बता दें इनका कम से कम 60 दिन होने वाला है और अभी तक प्रशासन के हत्या नहीं चला गुड्डू मुस्लिम, उसका लोकेशन नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत ही चालाक है और कई गैंगवारों के साथ काम किया है, कईयों के साथ रह चुका है। राहुल गुड्डू मुस्लिम कभी अतीक का बहुत खास था, हमराज था, ऐसा क्या कारण रहा कि अचानक गुड्डू दगाबाज हो गया? जी आपसे बता दें कि गुड्डू की ये जहां तक सूत्रों की माने कि कहीं किसी ने गुड्डू की शिकायत करी थी, तो अतीक ने आज के 2 साल पहले 3 साल पहले बात कही थी, लमसम बता जा रहा है कि अगर सही रहेगा, उसने कहा भी तू सही रहेगा ठीक है, और नहीं तेरे हाथ पैर तोड़वा के भड़कवा दिया जाएगा। तो हो सकता है इस बात से वो नाराज हो और ये पुरानी रंजिश निकालने के लिए ऐसा कुछ किया हो। और अब गुड्डू मुस्लिम जो है राइट हैंड माना जाया करता था, जैसे गुलाम था, गुलाम की बता दें, वैसे ही गुड्डू मुस्लिम इनका राइट हैंड अतीक का। एक आवाज पे ये गुड्डू बम्बा जिसे कहते हैं, ये किसी के चलते फिरते मार देता था। और आज की डेट में आज कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि काले साम्राज्य का ये अपने आप को मसीहा माने, क्योंकि ये कईयों के गैंगों के साथ काम किया है। तो इसका कहीं ना कहीं आपसे बता दें ये क्लोज है कि पैसा भी गुड्डू के पास कुछ न कुछ तो पैसा होगा। और सहायता राहुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आपसे बता दें कहीं ना कहीं ये अपने जैसे अतीक अशरफ के बाद ये सोच रहा है जैसे कि अतीक अहमद जिस चांद बाबा के वहां काम कर रहा था, उनके से इशारे में काम करता था चांद बाबा का। चांद बाबा भी बड़ा फेमस मनवास था। चांद बाबा की हत्या करने के बाद ये अपने आप को बना अतीक अशरफ बना। कई विधायकी का टिकट लग रहा था, चुनाव लड़ रहा था, वहां पे इसने क्या किया, चांद बाबा को मार दिया। मारने के बाद आज वो उसके बाद काले साम्राज्य का राजा बना और उसकी जो छावनी थी चारों तरफ से, यहाँ नहीं, एक राज्य में नहीं, एक हरियाणा का है, दिल्ली का है, राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश में तो इसका जो दबदबा था ही, वो दबदबा आज जो शासन का जो प्रशासन का डंडा चला उससे कहीं ना कहीं वो भयभीत खाया। उसे ये नहीं पता था कि पहले वो किसी राजू पाल की जो मारा था, राजू पाल के मारने के बाद उसने सोचा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सबका समय आता है, सबका टाइम आता है। आज अतीक का जो अतीत रह गया है, पहले किसी जमाने में अतीक था और आज उसका अतीत, सिर्फ उसके अतीत की जांच हो रही है कि बीते हुए कल में कितने उसने अन्याय किए, कितने गलत किए हैं। और आज उसका भंडाफोड़ हो रहा है। उसके जो परिवार में थे लड़के जेल काट रहे हैं, नाबालिग लड़का नैनी सेंटर जेल में है, एक सीबीआई कोर्ट लखनऊ में था, लखनऊ में है। तो कहीं ना कहीं आपसे बताए जो गलत काम का गलत नतीजा ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती, वही आज अतीक के अतीत में हो रहा है। उसके परिवार है, बगे घूम रहे हैं।
और इसका क्या है, अशरफ का है, अशरफ को ही इसने बढ़ावा दिया था। अशरफ आज अशरफ ने अशरफ को ही बढ़ा किया था, आज अशरफ की भी वही दशा हो गई। अशरफ भी मिट्टी मिल गया, उसके परिवार पूरा मिट्टी मिल गया। तो कहीं ना कहीं आपसे बताएं, गलत तो गलत होता है और सही सही होता है। आज जो सरकार की मंशा है कि गुंडा माफिया सब या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भग जाए या तो वो नैनी सेंट्रल जेल का राहुल शाइस्ता परवीन फरार है, कई दिन हो गए हैं और पुलिस ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कर रही है, लेकिन शाइस्ता का अता पता कहीं नहीं लग रहा है। तो क्या शाइस्ता परवीन गुड्डू के संपर्क में है, ऐसा माना जा सकता है? जी जी जी, बहुत बड़ी बात है कि अभी आपसे बता दें कि प्रशासन के साथ साथ सूत्र ये बताते हैं कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम का कहीं ना कहीं टच है ही है, क्योंकि दोनों बड़े साथी, जब से 4 साल से जेल काट रहा था अतीक और अशरफ, दोनों का जेल काटने के बाद इन्होंने किया क्या कि जितने काले साम्राज्य का राज था सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता संभाल रही थी और गुड्डू मुस्लिम संभाल रहा था। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क हो सकता है कि नेटवर्क कारण जो आज शाइस्ता भगी रही है, क्योंकि एक लेडीज जान हो चुकी है। लेडीज जान कहें कि लेडीज जान जो संभालती थी, एक लेडीज होती है जो अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहती थी और वहीं पे ये पूरा परिवार पिक्चर से मारा करते थे। आप कुछ दिन पहले के न्यूज दर्शकों को दिखाया गया था कि ये नाबालिग बच्चे को एक शादी समारोह में अशरफ ने ताबड़तोड़ फायरिंग का वो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें शाइस्ता अतीक के साथ साथ शाइस्ता की भी यही कहानी है कि इन्होंने करवाया है। और शाइस्ता कहीं रहे, प्रशासन आज कम से कम 57 दिन होने वाले हैं, प्रशासन नहीं कहीं रहे। प्रशासन के जहां तक बताया जा रहा है सिलेंडर करने के बाद बार बार होता था कि उनके वकील ने भी कहा था कि सिलेंडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर आई कि सिलेंडर करेंगे। सिलेंडर जब उसके अपने लड़के के जनाजे पे नहीं आई, पति के जनाजे पे नहीं आई और देवर के जनाजे पे नहीं आई, तो सिलेंडर क्या करेगी। पर लेकिन ये इतना है कि प्रशासन कहीं रहे ढूंढ निकालेगी। गुंडा माफिया का आज जो लिस्ट लगी हुई है, और बता दें यहाँ लिस्ट भी लग रही है, सरकार ये चाहती है कि गुंडा माफिया अंदर रहे और जो आम आदमी तरह जो जिंदगी है वो कटे। शाइस्ता कहीं रहे, धरती पे कहीं रहेगी, उसे निकालेगी। बाहर जाने की फिराक में थी, ये भी मालूम चला कि बाहर जाने फिराक में है, लेकिन ड्रोन कैमरा की जो निगरानी है वो तराटी इलाका है, गंगा यमुना सरस्वती का वास है यहाँ पर। तो गंगा के किनारे के सहारे बताया जा रहा था कि वो सबसे पहले जा रही थी बनारस से पटना, पटना से बंगाल से भी वो पाकिस्तान की फिराक में थी। लेकिन हर जगह पे छापेमारी जो है पुलिस और एसटीएफ कर रही है, वो कहीं जा नहीं सकती। जहां तक हो सकता है राहुल बने रहिए हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात कर रहे हैं शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की। शाइस्ता परवीन फरार है, तो वहीं गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन अब छत्तीसगढ़ बताई जा रही है, मिली है, और लगातार पुलिस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और जैसे ही गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार होगा तो निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा होगा। आखिर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू क्या क्या कबूलता है, क्या क्या राज उगलता है, ये काफ़ी अहमियत रखेगा इस केस से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है। क्योंकि इसके बाद असद का इनकाउंटर होना, गुलाम का मारा जाना, और सबसे बड़ी घटना जो हुई वो माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाना। तो कुछ ना कुछ तार कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम इस पूरी साजिश में शामिल नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत तभी पता चलेगी जब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता गिरफ्तार होगी। तो हमारे संवाददाता प्रयागराज से राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, जो बात कर रहे थे शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की, माफिया की कमर योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो अतीक अहमद हों या मुख्तार अंसारी हों या फिर और माफिया, जैसे विकास दुबे का काउंटर हुआ था, उसके बाद में फिर मुख्तार पर शिकंजा, फिर अतीक का पकड़ा जाना और जेल में रहना। अब कुल मिलाकर के जो शाइस्ता परवीन है, माफिया अतीक, वो मुख्तार की जो वाइफ है, पत्नी है अफसा, उसके ऊपर इनाम बढ़ा दिया गया, 75,000 कर दिया गया।
अब शाइस्ता के ऊपर 50,000 है, तो इनाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है, तो कितना इनाम बढ़ाया जा सकता है इनका शाइस्ता के ऊपर? जी, आपसे बता दें अभी तक कितना कोई सूचना आई नहीं है, तो क्योंकि ये मामला जो है बहुत ही बड़ा है, ये नेशनल लेवल पे फिलहाल चल रहा है। जिस टाइम एक टाइम था कि प्रयागराज सिर्फ और सिर्फ गंगा यमुना संगम के नाम से जाना जाया करता था, और आज सुर्खियां बटोर रहे अतीक और उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की जो सुर्खियां चल रही है नेशनल लेवल पे चल रहा है, तो ये बता नहीं सकते, पर इतना है कि आपसे बता दें कि शाइस्ता के जितने साथ रहने वाले थे, चाहे वो ग्रुप बनाए हों, ग्रुप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, उसमें शेरे अतीक अहमद के नाम से ग्रुप था, उसमें 200 आदमी जुड़े थे। उन ग्रुप को भी वो ग्रुप वाले से छोड़ दिए। जो एडमिन था, एडमिन कहीं ना कहीं असद था, और उसके बाद असद रहा नहीं, तो सब पूरा खत्म हो चुका। और आज की जो माहौल है कि इसके 3,000 इसके जो लिंक थे 3,000 आदमियों से था, जिनका नेटवर्क से बात करता था और ये पैसे की लेन देन करता था अतीक, और अशरफ सामरवती जेल में रह के अतीक जो पैसा मंगवाता था। तो शाइस्ता क्या करती थी, शाइस्ता पैसे को वो कन्वर्ट करती थी, वो चलाती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जानती थी कि आज नहीं तो कल छूट के आएंगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। और आदमी जो थे उसके साथ थे, जब अतीक और अशरफ का जो हत्या हुई, उसके बाद उसके जितने साथ वाले थे सब साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस रडार पे थे 3,000 आदमी, जो लोकेशन पे थे, उनका कहीं फोन बंद बताता है, नेटवर्क क्षेत्र के बाहर बताता है। तो कहीं ना कहीं आपसे बता दें माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जो भय है, चश्मा है, वो कहीं ना कहीं भय तो है ही है कि भय है गुंडा माफिया जो पहले ये मदद करते थे, वो आज मदद करने पे तैयार नहीं है। तो शाइस्ता कहीं चली जाए, आपसे बता दें शाइस्ता को पकड़ पुलिस लाएगी। जितना जैसे असद भाग रहा था, भगते वो कहीं ना कहीं इनकाउंटर में उसको राहुल अतीक अहमद का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी बताया जा रहा था। तो ऐसे में जब गुड्डू मुस्लिम अतीक का हमराज था, बहुत ख़ास था और गिरोह में बहुत अहमियत रखता था, तो अब जब गुड्डू मुस्लिम फरार है, तो ऐसे में अतीक के जो संबंध थे, पाकिस्तान हो या कनाडा हो या और नेपाल हो, तो क्या गुड्डू मुस्लिम बाहर जाने की फिराक भी कर सकता है, क्योंकि उसके भी संबंध होंगे? जी, गुड्डू मुस्लिम एक ऐसा सकता है जो पंजाब के रास्ते से पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि असलहा लाया करता था। जो असलहा उत्तर प्रदेश में क्या कहें अपने इंडिया के अंदर अलाउ नहीं था, वो असलहा इसके पास आया करता था, असलहे का लेन देन करता था, ले आया करता था। तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर जाने की फिराक में लगा ही होगा कि भाई यहाँ से निकल जाएंगे तो बच जाएंगे, या तो सरल जो अलकायदा बताया जाता है कि अलकायदा गिरोह से इसका संबंध होने के बाद ये कई ऐसे बदमाशों से था कि जो उन्हें दबाना जाता था। इसका एक रुतबा था, एक टाइम ऐसा था कि ये जितने उठना चाहते थे सबको गिराता गया और अपने आप को उठता गया अतीक और अशरफ। और आज वही गुड्डू मुस्लिम क्या करें, इसका राइट हैंड था। गुड्डू मुस्लिम भी कहीं ना कहीं कई गैंगवारों से कई गुंडों माफियाओं के साथ इसका संपर्क था। तो ये सोचा कहीं ना कहीं जब अतीक मारा गया और असद मारा गया, तो सोचा होगा कहीं ना कहीं लिंक रहा होगा कि अगर मैं भाग जाऊंगा तो इसकी संपत्ति होगी, क्योंकि पूरे काले कमाई के कुछ न कुछ तो इसके पास दिया होगा, क्योंकि अतीक के पास, असद के पास इतनी कमाई जो उत्तर प्रदेश के बाहर राज्यों में इसका पैसा फैला हुआ। जी राहुल बने रहिए खबर पर और ताज़ा जानकारी देते रहिएगा। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा, जो बता रहे थे कि गुड्डू मुस्लिम बाहर भी जा सकता है, क्योंकि कनेक्शन उसके बाहर भी थे। और खबर अब राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली से खबर, भ्रष्टाचार के मामले में गृह मंत्रालय का एक्शन। यूपी समेत कई राज्यों के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। पीएफआई पर एक्शन, एनआईए की कई ठिकानों पर छापेमारी। राजधानी दिल्ली से खबर, यूपी समेत कई राज्यों के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। दिल्ली से खबर, पीएफआई पर एक्शन, एनआईए की कई ठिकानों पर छापेमारी। यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई। पीएफआई के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड।
गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, पीएफआई पर एक्शन लिया गया है। एनआईए की टीम ने छापा मारा है। कई ठिकानों पर और यहां वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर राजधानी लखनऊ से, यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर। आज सपा ने तैयारी की। सुषमा खरकवाल के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। दूसरे राज्यों के नेताओं की एकजुटता पर भी दिया जोर। पार्टी का फोकस राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी बनाने का लक्ष्य। पार्टी का फोकस राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट बढ़ाने का लक्ष्य। सपा ने अभी से उम्मीदवार उतारने की कवायद शुरू कर दी। लोकसभा के लिए प्रभारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। सपा ने 2024 को लेकर रणनीति बनाई। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। आज सुषमा खरकवाल के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 5 बजे बुद्धेश्वर चौराहे पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम। सुषमा खरकवाल जो कि बीजेपी से मेयर पद की प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में आयोजित जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे, पहुंचेंगे, शामिल होंगे। शाम 5 बजे बुद्धेश्वर चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित। रायबरेली, उन्नाव के साथ ही आज लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम हैं। रायबरेली में सबसे पहले जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्नाव पहुंचेंगे। उन्नाव में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों, नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे में शाम 5 बजे बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के पक्ष में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खबर दिल्ली से है। भ्रष्टाचार के मामले में गृह मंत्रालय का एक्शन। राजधानी दिल्ली से खबर। एनआईए के एसपी विशाल गर्ग को किया गया सस्पेंड। सूत्रों के मुताबिक विशाल गर्ग एनआईए के एसपी को सस्पेंड किया गया। पैसे लेने का आरोप लगा है विशाल गर्ग पर। सूत्रों के मुताबिक विशाल गर्ग पर पैसे लेने का आरोप लगा है। मणिपुर से जुड़े एक मामले में पैसे लेने का आरोप
जांच एजेंसी ने अपने ही अधिकारी के ऊपर रेड की। हेडक्वार्टर में मौजूद उनके ऑफिस को सील किया गया। भ्रष्टाचार के मामले में गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनआईए के एसपी विशाल गर्ग को सस्पेंड किया गया। विशाल गर्ग पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के एसपी विशाल गर्ग पर घूस लेने का आरोप लगाया गया है। अपने ही अधिकारी को जांच एजेंसी ने सस्पेंड किया है, रेड डाली है। हेडक्वार्टर में ही मौजूद उनके ऑफिस को सील किया गया है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। कोतवाली यहां रुके एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर छत्तीसगढ़ से है। कोतवाली पुलिस ने अवैध कबाड़ से भरे छोटा हाथी वाहन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वाहन से करीब 160 किलोग्राम लोहे के कबाड़ को बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि राताखार रवि पुट्ठा दुकान के पास आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि वाहन से अवैध रूप से लोहे का कबाड़ का सामान मिला है। आरोपी के पास कोई वैध दस्तावेज भी बरामद नहीं हुए। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिलीप पांडे उर्फ अदू द्वारा अवैध रूप से कबाड़ को परिवहन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा रेड किया गया, जिससे आरोपी से 160 किलोग्राम कबाड़ जब्त किया गया है। इसके संबंध में वैध दस्तावेज मांगा गया था, जिनके द्वारा पेश नहीं किया गया है। आरोपी को 41(4) के तहत गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया। सर, आरोपी कितने दिनों से कबाड़ का धंधा कर रहा था? अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कबीरधाम में जोगी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जनपद पंचायत बोडरा में वर्ष 2020 में हुए 5 लोगों की फर्जी नियुक्ति और नियुक्तिकर्ता सहायक ग्रेड 2 नरेंद्र कुमार राउतकर से अर्जित करोड़ों की अवैध संपत्ति के संबंध में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत को एफआईआर दर्ज करने, प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ ज्ञापन सौंपा। जोगी कांग्रेस ने कहा कि प्रकरण में कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन किया जाएगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोगरा में समग्र शिक्षा के लिए 6 लाख राशि का आवंटन हुआ था। ठेकेदार समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूल का जीर्णोद्धार, नवीन शौचालय का निर्माण कार्य में लापरवाही बरत रहा है। ठेकेदार ने जारी राशि की जानकारी स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ को नहीं दी है। ठेकेदार की हरकत से स्कूल प्रशासन काफ़ी नाराज है। जिला मुख्यालय के अंबिकापुर में शासकीय कार्यालय से अधिकारी कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिलने पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय समय के दौरान 15 से 20 अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर से नदारद पाए गए। कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उचित जवाब नहीं मिलने पर वेतन कटौती की कार्रवाई की बात कही है। कलेक्टर ने अधिकारियों कर्मचारियों को सोमवार के दिन दफ्तर में रहने के निर्देश दिए। 2 दिनों की छुट्टी के बाद दूर दराज से आए लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार की कार्रवाई से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा है।
आज कंपोजिट बिल्डिंग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया और ये निरीक्षण जो है करीब 2.5-3 घंटे चला है। बहुत सारे कार्यालयों में अच्छी उपस्थिति थी, लेकिन कुछ कार्यालयों में टूर दिवस के नाम पे या कहीं पे इंस्पेक्शन पे अधिकारी निकले हुए थे, तो एक बार उनको दबिश भी दी गई है और ये समझाइश सभी अधिकारी को दी गई है कि मुख्यालय सोमवार का जो दिवस है वो कार्यालय दिवस हो, उसमें कहीं कोई टूर इंस्पेक्शन ना हो, क्योंकि 2 दिवस की कार्य छुट्टी के बाद, शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद कार्यालय खुलता है और बहुत आने वाले लोग आते रहते हैं जिनको काम रहता है। तो सोमवार के दिवस में सभी कार्यालय प्रमुख और उनके सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में रहे, ये निर्देश जारी किए गए हैं। जहाँ पे बिना कारण के या उपस्थिति बताते हुए और जहाँ पे कर्मचारी अनुपस्थित थे उनको नोटिस भी जारी किया जा रहा है और अगली बार अगर यही स्थिति रहती है तो कार्यालय प्रमुख को भी नोटिस जारी किया जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर कोरबा से है। शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण कर 5 माह से फरार आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से शातिर आरोपी फरार होकर लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था और पुलिस को गुमराह कर रहा था। आरोपी युवक पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने मारपीट कर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। धर्मराज कंवर कोरबा में ही किसी के घर में छिपा हुआ था। द्वारा थाना कोतवाली में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया गया है। पीड़िता के रिपोर्ट पर धारा 376 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी खबर झारखंड से है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अब तक एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बन्ना गुप्ता की ओर से जमशेदपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की शिकायत के बाद जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया में मेरी छवि को धूमिल करने और राजनीतिक विद्वेष भावनाओं के साथ राज्य के कुछ प्रमुख राजनीतिक विरोधियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक फेक और एडिट वीडियो को जानबूझकर वायरल किया है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि फोटोशॉप या अन्य किसी एडिटिंग ऐप के माध्यम से यह कुकृत्य किया गया है, जिसके विरुद्ध मैंने एफआईआर करवाई है। जल्द इस मामले में पुलिस जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भैया निशिकांत दुबे जई है जेल, भोजपुरी में बोलत है। मैंने ये से कि आप सभी के मालूम है कि इस देश में एक बड़ा सिंडिकेट ऐसा चल रहा है जो एक महिलाओं का गैंग है, किसी को फोन करता है वीडियो कॉल और उठा लेता है और उसके बाद उस पर कुछ एडिटिंग करके टैप करके उसको ब्लैकमेल करता है। ये कोई नई घटना नहीं हुई, ये भारत में ही लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो वैसे गैंग के लोगों के साथ निशिकांत दुबे का क्या संबंध है, इस पर अभी माननीय मंत्री जी के कार्यालय से केस कराया गया। मैं तो अस्वस्थ हूँ और स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ, लेकिन जब वीडियो आया तो वीडियो को मैंने बहुत बारीकी से देखा। वीडियो में बन्ना गुप्ता जी ने अभी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि वीडियो फेक है और एडिट है, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूँ कि वीडियो फेक और एडिट किया हुआ नहीं है। वीडियो में उनका चेहरा का जो इम्प्रेशन है, अगर इत्मीनान से देखिएगा तो पूरी तरह सच्चाई दिख रही है कि कैसे उन्होंने पूरे झारखंड राज्य को शर्मसार करने का काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनका भाई भी बलात्कार केस में फंसा हुआ है, इन्हें मंत्रिमंडल में रखकर अपनी शोभा गिराने का काम ना करें। इन्हें तुरंत अभिनव पहले मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। खबर यूपी के गौतम बुद्ध नगर से है। एकमात्र दादरी नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए भाजपा से प्रत्याशी गीता पंडित ने नामांकन दाखिल कर दिया है। गीता पंडित ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार साल 2012 में चुनाव लड़ा था और कामयाब भी रही थी। पिछला नगर निकाय चुनाव साल 2017 में हुआ था। तब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। एक बार फिर गीता पंडित भाजपा से टिकट हासिल करने में कामयाब रही थी और इस बार भी अध्यक्ष पद की कुर्सी भाजपा के खेमे में लाने में सफल नहीं। इन्हीं सब वजहों को देखते हुए भाजपा ने उन्हें इस बार फिर से मैदान में उतारा है। इस बार गीता पंडित के पास हैट्रिक मारने का मौका है। अगर दादरी की जनता ने इस बार उन पर फिर से विश्वास दिखाया तो ये उनका तीसरा मौका होगा।
नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार संभालने का। इस मौके पर भाजपा विधायक तेजपाल नागर, MLC चंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष विजय भाटी, जिला पंचायत सदस्य देवा भाटी आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा हाईकमान ने गीता पंडित को दादरी नगर परिषद के चेयरमैन के लिए तीसरी बार टिकट दिया है और गीता पंडित ने जो विकास कार्य किए हैं उसी के बलबूते पर दूसरी बार जीती थी। ये विकास कार्य माननीय श्रीचंद शर्मा भी हैं, माननीय डॉक्टर महेश शर्मा भी हैं। हम सब मिलकर के गीता चेयरमैन मिलकर के इस विकास की गति को और तेज बढ़ाएंगे। पहले तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और अपने सांसद जी और दोनों विधायक जी और अपने जिलाध्यक्ष और नगर की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मेरी भारतीय जनता टीम ने मुझे पे दोबारा विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। इसके लिए मैं हमेशा अपनी भारतीय जनता पार्टी की आभारी रहूंगी। और मेरे मुद्दे हैं जैसे कि हमारी दादरी में डंपिंग ग्राउंड का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, तो इस बार जीतने के बाद सबसे पहले अपनी डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था करी जाएगी जो शहर से दूर, जिससे कि हमारे शहर में जो कूड़े का ढेर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है उसे खत्म करा जाएगा। पार्टी ने गीता पंडित जी के दादरी क्षेत्र के लिए की गई अहरनिश सेवा को ध्यान में रखते हुए और उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखते हुए तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है और उनको प्रत्याशी बनाया है। दादरी क्षेत्र की जनता उन पर भरोसा करती है और निश्चित रूप से वो तीसरी बार एक हैट्रिक अधिकतम मतों से लगाने जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोगों का मन देखकर, और आने वाले समय में दादरी के क्षेत्र का भी विकास ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर हो। और खबर 9 बजे में फिलहाल इतना ही। बाकी देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।